अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें, कराची में पुरानी सब्जी मंडी के करीब 6 साला बच्ची का अंदोहनाक कत्ल। इलाका मकीनों और गुरसा ने यूनिवर्सिटी रोड पर एहतजाज करते हुए कातिलों की गिरफ्तारी के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। पुलिस की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। रिपोर्ट करेंगे सऊद बिन मुर्तजा। कराची की पुरानी सब्जी मंडी के करीब इंसानियत सोज वाकया। घर से करीबी दुकान पर नंगे पांव चीज लेने के लिए जाने वाली 6 साल की बच्ची को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया मगर बच्ची को तलाश ना कर सकी। केक लेने के लिए गई, फिर जो है ना केक लेने के केक उस दुकान वाले ने दिया, फिर वापस ही घर पे नहीं आया। उधर छानबीन कर रहे लेकिन वहाँ नहीं आया पुलिस। जब हमको लाश मिल गया तब पुलिस आ गई। 2 रोज बाद जली हुई लाश कचरा कुंडी से मिली तो वर्षा और अहले इलाका का सबर जवाब दे गया। यूनिवर्सिटी रोड पर दिन भर एहतजाज किया और सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। पुलिस ने 6 घंटे बाद मुज़ाकरात किए और यकीन दिलाया कि चंद रोज में कातिलों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारा बच्ची के साथ बहुत ज्यादतियात हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है, बहुत शिद्दत हुआ है। उन्होंने ये बोला कि भाई आप मुझे हम लोगों को 1 हफ्ता टाइम दो। पहले 1 हफ्ता बोला कि 1 हफ्ता को टाइम दे दो, तुम्हारा सब कुछ जो है ना जो भी है वो सब हल हो जाएगा। आगे अभी 1 हफ्ता टाइम नहीं दे रहे तो 3 दिन टाइम दो, क्योंकि इतने जल्दी नहीं हो सकते। बच्ची के वर्षा ने हाल ही में इलाके में मुंतकिल होने वाले पड़ोसियों पर शुबह जाहिर किया है। पुलिस का कहना है बच्ची की लाश तकिए के गिलाफ से मिली है। नवाज के घर में मौजूद तकियों पर गिलाफ नहीं थे, घर को भी धोया गया था। साथी रिपोर्टर शाहनवाज अली कादरी और कैमरा टीम के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। फैसलाबाद में 5 रोज कबल लापता होने वाले लड़के की लाश खेतों से मिल गई। कातिल कोई और नहीं हमसाया निकला। उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट। इश्तहार छपवाए, जगह जगह ढूंढा मगर कहीं ना मिला। 5 रोज बाद लाश मिल गई। फैसलाबाद के इलाका ढूडीवाला में हमसाया ही कातिल निकला। 14 साला लड़के को कत्ल करने के बाद लाश खेतों में दफना दी। अहले खाना के मुताबिक मुलजिम ने बदफेली के बाद कत्ल किया। कोई भी दुश्मनी नहीं थी, वो बच्चे को ले गया वर्गला के और उसने ज़्यादती की है और ये उसने उसके बाद कत्ल कर दिया और लाश को दबा दिया। पुलिस ने मुलजिम शहजाद को गिरफ्तार किया तो इसने बच्चे के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। कमाद में जाकर इसको कत्ल करके जो है नाश को दबा दिया है। मुलजिम हमने गिरफ्तार कर लिया है। रात को उसी की निशानदेही पे नाश बरामद हुई है। पुलिस ने लड़के की लाश को ज़रूरी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दिया। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ उस्मान सिद्दीक, समा, फैसलाबाद। लाड़काना में बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। तफसील जानिए नवीद लाड़क की रिपोर्ट में। नौडेरो के करीब गांव बाजी गोपांग में कत्ल का अफसोसनाक वाकया। मुल्जिम गुलाम रसूल ने छोटे भाई मीर गोपांग को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद मुल्जिम फरार हो गया। लाश नौडेरो अस्पताल मुंतकिल की गई। बूढ़े वालिदैन बेटे की मैयत पर ज़ारो कतार रोते रहे। कह रहा था इसे तलाक 2 महीने से शादी करनी है। उसने कहा मैं अपनी वाइफ को तलाक क्यों दूँ। उसी तनाज़े पे जो है ना गुलाम रसूल और ज़मीर ने और 3 एहलकार इसके साथ और थे जवाबदार जिन्होंने इसे कत्ल किया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाश वरसा के हवाले की। मुल्जिम गुलाम रसूल की पहले से 2 बीवियां और बच्चे हैं। नवीद लाड़क, समा, लाड़काना। ओकाड़ा में पुलिस मुकाबले के दौरान 1 डाकू हलाक जबकि 2 साथी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक पीर दी हड्डी रोड पर डाकू नाका लगाकर लूट मार कर रहे थे। इस दौरान पुलिस की गाड़ी गश्त पर थी जिस पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले के दौरान 1 डाकू मारा गया जबकि 1 पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। फरार होने वाले 2 डाकू छीनी गई मोटरसाइकिल छोड़ गए। फेसबुक और व्हाट्सएप पर लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम पेशावर से पकड़ा गया। FIA ने मुकदमा दर्ज करके मोबाइल फोन और तस्वीर बरामद कर ली। मजीद तफ्तीश के लिए 3 रोज़ा रिमांड भी हासिल कर लिया गया। रिपोर्ट करेंगे आदिल तनोली। FIA साइबर क्राइम विंग का पेशावर जोन में कामयाब छापा। सोशल मीडिया पर लड़कियों को हिरासा करने का मुलजिम कफील अहमद धर लिया गया।
वफाकी तहकीकाती अदारे के मुताबिक डिजिटल फ्रॉड या अरसा दराज से गंदे धंधे में मुलविस था। FIA ने साइबर क्राइम एक्ट के तहत मुल्जिम कफील अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिम के मोबाइल फोन से लड़कियों की तस्वीर और ऑडियो रिकॉर्डिंग वाले मेमोरी कार्ड बरामद। मजीद तफ्तीश के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट से 3 रोजा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया गया। और इस्लामाबाद में SCCP के लापता अफसर साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए अहले खाना ने एहतजाज किया और आला हुकाम से मदद की अपील कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाजियाबी के लिए वजारत दाखिला को आज की डेडलाइन दे रखी है। जहीर अली खान की रिपोर्ट देखिए। SCCP के ऑफिसर साजिद गोंदल 3 रोज से लापता। घर में इंतजार परेशानी में ढलने लगा। हम बाबा को बहुत मिस कर रहे हैं। हमें लगा था कि बाबा 2 दिन या 1 डे के बाद वापस आ जाएंगे, मगर वो अभी तक आए नहीं है। फिक्रमंद अहले खाना के सब्र का पैमाना भी लबरेज। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरे के लिए पहुँच गए। साजिद गोंदल की एहलिया ने अरबाब इख्तियार को मदद की दुहाई दे दी। मेरी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं दोबारा इस चीज़ पे कहूँगी कि उन साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए मेरी मदद करें। लापता सरकारी अफसर की हमशीरा का कहना है वो शुबा जाहिर करें भी तो आखिर किस पर। हमें किसी किस्म का कोई क्लू हो तो हम पुलिस को दें। किसी किस्म का हमें कोई थ्रेट नहीं आ रहा। लापता अफराद कमीशन के सरबरा और चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने भी नोटिस लेकर सेक्रेटरी दाखिला और IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। जावेद इकबाल ने मुगवी की फैमिली को बुध के रोज मुलाकात के लिए बुला भी लिया। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ जहीर अली, समा, इस्लामाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया कि कराची में नालों के अतराफ रहने वालों का मुतबादिल बंदोबस्त होने तक घर नहीं गिराए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आला और वजीर बल्दियात को कह दिया कि आवाम की खिदमत करना होगी। बिलावल ने लगे हाथ कराची को मिलने वाला बजट भी मांग लिया। संजय साधवानी की रिपोर्ट। हालिया बारिशों में तबाही की सूरत हाल पेश करते कराची के मकीनों ने हुकूमती कारकर्दगी पर सवालात उठाए तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी हुकूमत और पार्टी की साख्त को बचाने के लिए मैदान में आ गए। जिला मलीर और गरबी के बाद आज तीसरे रोज जिला वस्ती का दौरा किया। KDA चौरंगी पर कारकुनान से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बारिशों से नुकसानात हुए, वजीर आला और वजीर बल्दियात साथ लाया हूँ। इनसे कहता हूँ कि आवाम की खिदमत करना पड़ेगी। इस मौके पर उन्होंने गुज्जर नाले के अतराफ रिहायशियों के लिए बड़ा ऐलान भी कर दिया। आप किसी का घर नहीं कराएंगे जब तक आपने नया घर नहीं तामीर किया हो, नया जगह पे वापस उनको मुतासरीन को नया जगह नहीं दिया हो। बिलावल ने लगे हाथ कराची को मिलने वाला बजट भी मांग लिया। सिंध का आवाम का पैसा सिंध हुकूमत को दो ताकि हम इनके मसाइल हल कर सकते हैं। KDA चौरंगी के बाद बिलावल भुट्टो शहर के सबसे ज्यादा मुतासरा इलाके सरजानी टाउन यूसुफ गोड भी गए और मकीनों को हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी कराई। यहाँ के अवाम के मसाइल में एक साल की अंदर यहाँ के अवाम के मसाइल में बहुत ज्यादा इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने दावा किया कि वही सिंध के अवाम के मसाइल हल कर सकते हैं, इसलिए रकम उन्हें ही दी जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर के हमरा संजय साधवानी, समा, कराची। कराची ग्रीन लाइन बस मंसूबा जिसे मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर शुरू किया था। बिलावल भुट्टो ने उसी मंसूबे को कराची की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है, आपको दिखाते हैं। ग्रीन लाइन की वजह से क्लिनिक्स को नुकसान पहुंचा है। बिलावल ने कराची में बारिशों से तबाही का सारा मलबा मुस्लिम लीग नून के मुतारिफ करदा मंसूबे ग्रीन लाइन पर डाल दिया। तो ये ग्रीन लाइन की वजह से हमारा क्लिनिक्स को नुकसान पहुंचा है और यहाँ बारिशों के बाद पानी खड़ा होता है, उस मसला को भी हल करना पड़ेगा। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने रद्द-ए-अमल में बिलावल से सवाल पूछ लिया। कहा DHA क्लिफ्टन और शारा फैसल पर तो कोई ग्रीन लाइन मंसूबा नहीं, वो क्यों डूब गए? ये मिल के सारा प्लान किया गया था, कहाँ बनेगा, क्या होगा। तो आज वो कह रहे हैं कि जी ये कराची इस वजह से डूबा है। 2 साल पहले या 3 साल पहले जब ग्रीन लाइन मंसूबा नहीं था उस वजह क्या पानी नहीं खड़ा होता था? कराची में तो पिछले 4 साल से पानी खड़ा होता है। PTI
PTI के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने भी बिलावल के बयान को बचकाना करार दिया। ये जाए इनको जाके दिखाई दो नया नाजराबाद में क्या हालात हैं। इनको कोई खारदार लेके जाए जहाँ पे कायदे आज़म की जो है पैदाइश की जगह, कोई वहाँ इनको लेके जाए तो उनको पता चले कि वहाँ पे क्या हालात है, उसका ग्रीन लाइन से क्या वास्ता है। मेरे ख्याल से इन लोगों के पास ना तो कोई अक्ल है ना कोई शऊर है और इस तरह की स्टेटमेंट दे देते हैं। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि बिलावल भुट्टो के गिर्द नालायकों का टोला अपनी क़यादत को असल मसाइल से आगाही देने के बजाय उल्टे सीधे मशवरे देता है। विफाकी वजीर असद उमर ने कराची पैकेज से मुताल्लिक बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज में विफाक का हिस्सा 62% और सिंध का 38% है। अवाम से सच बोला जाए और इस मामले पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना की जाए। चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझसे ये कहा कि देखें ये उस बहस में पड़ जाएंगे कि ये देखो जी ये तो वफाक ने ज्यादा पैसा लगाया। मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, हम उसके अंदर ऐलान के अंदर ये बताते नहीं कि वफाक क्या कर रहा है, सूबा क्या कर रहा है। हम आवाम के सामने ये रखते हैं कि ये हम काम करने जा रहे हैं और मुश्तरका तौर पर करने जा रहे हैं। हमने तो इस बात पे इत्तफाक कर लिया। उसके बाद मुझे एक क्लिप भेजा गया, वो पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन का क्लिप में वो ये कह रहे हैं कि इस 1100 में से 800 अरब रुपए तो सूबा दे रहा है तो वफाक तो सिर्फ 300 अरब दे रहा है। क्योंकि चेयरमैन ऑफ द पार्टी ने एक बात की है, इसलिए हमने ये जरूरी समझा कि रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आपके सामने हम आए। टोटल जो परसों फहरिस्त रखी गई थी और उसमें जो जिम्मेदारियां रखी गई थी उसमें 62% जो फंडिंग है वो वफाक की थी और 38% सूबे की थी। हमारी तरफ से तो 1100 अरब सारे का सारा सूबा लगाना चाहते तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम सिंध की हुकूमत से ज्यादा कर रहे हैं, सिर्फ सच बोलिए। ये नहीं होगा कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो, ये नहीं होगा कि हकायक को मस करके बताया जाए और हम खामोश रहें। और ज्यादा मेरा हिस्सा, इसी बहस में तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने भी हिस्सा लिया। कहने लगे, कराची पर ज्यादा रकम तो सिंध सरकार लगा रही है, वजीर आजम ने कौन सा तीर मारा है। गवर्नर सिंध ने कहा, बिलावल को ब्रीफिंग देने वालों का हिसाब दुरुस्त नहीं, प्लग में कचरा है, हाई ऑक्टेन से निकलेगा। सिंध हुकूमत का 800 बिलियन रुपीस के मंसूबे हैं और वफाक के 300 बिलियन रुपीस के मंसूबे हैं। 62% जो फंडिंग है वो वफाक की थी और 38% सूबे की थी। कराची के लिए 1100 अरब रुपए के पैकेज में किसका कितना हिस्सा है, नया तनाजा खड़ा हो गया। समा के प्रोग्राम सवाल में सिंध सरकार के तर्जुमान अपने कायद के बयान के आगे ढाल बन गए। कहने लगे, विफाक ने कौन सा तीर चलाया है। कराची वाले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो वजीर आजम जो कराची से इलेक्ट हुआ है वो आके 800 अरब रुपए का अनाउंसमेंट करेगा। असल तो कंपोनेंट इसके अंदर मुराद अली शाह का है, असल कंपोनेंट तो इसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का है, सिंध हुकूमत का है, तो इसमें आपने कौन सा तीर मारा। उधर गवर्नर सिंध ने बिलावल को दी गई ब्रीफिंग को गलत करार दिया। कहने लगे, अपना हिसाब दुरुस्त करें। ये जो उनके साथ लोग हैं उन्हें चाहिए कि उन्हें ठीक मैथ्स बताएं कि किस तरह से इसके हिसाब किताब बना है। स्टार्टिंग हिकअप्स हैं, थोड़े थोड़े जो झटके आ रहे हैं, प्लगों में कचरा है, निकल जाएगा, हाई ऑक्टेन डलेगा तो। कराची की बेहतरी के लिए सब एक मेज पर तो बैठ गए, मगर अगले ही दिन सियासी बयानबाजियों ने कराची के शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। कराची के इलाके शादमान टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ तो मकीनों का सब्र जवाब दे गया। एहतजाज करते सड़कों पर निकल आए। तफसील जानिए खुर्शीद आलम की रिपोर्ट में। ये हैं शादमान टाउन के मकीन जो एहतजाज कर रहे हैं इलाके में मौजूद कचरे के ढेर, टूटी सड़कों और बहते गटर्स के खिलाफ। रोडें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं इस बारिश और तो कहना और सैलाबी कैफियत के अंदर। हमारी असर नौ रोडें तामीर की जाएँ, हमारा सीवरेज का निज़ाम असर नौ तामीर किया जाए। जो मंगोपीर के ऊपर से बहुत बड़ा नाला आता है वो शादमान के अंदर से गुजरता है, जिसकी वजह से शादमान खबरस्तान के पास जो डबल रोड है वो बिल्कुल बैठ चुकी है। इलाका मकीनों के एहतजाज के बाइस सखी हसन से नागन चौरंगी जाने वाला रास्ता बंद हो गया। रिहायशी कहते हैं बारिशों से पहले बुरा हाल था, मगर अब तो ऐसी हालत है कि पैदल चलना मुश्किल हो गया। और नाजमाबाद जे ब्लॉक का सारा पानी हमारे इलाके में कर दिया। किससे पूछ के किया? क्योंकि इनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। सखी हसन से लेके नदी मार्केट तक, नागन तक
बदतरीन सूरत हाल होती है बरसात के अंदर। एहतजाज के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। हालिया बारिशों के दौरान शादमान टाउन में कई फीट पानी जमा हो गया था, जिससे इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर हुआ। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और कराची में सिर्फ गरीब आबादियाँ ही मसाइल का शिकार नहीं, बल्कि आला सरकारी अफसरान की रिहाइशगाह भी मसाइल से दो चार है। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। यह है कराची में 222 फ्लैटों पर मुश्तमिल रिहायशी कॉम्प्लेक्स GOR2, जिसमें 18 और 19 ग्रेड के अफसरान रिहाइश पजीर हैं, मगर उनकी रिहाइशगाह के बाहर और अंदर कचरे के ढेर मुंह चढ़ा रहे हैं। ये सरकारी अफसरान की रिहाइशगाह है, तो उसके सामने कचरा कुंडी भरी हुई है, कोई कचरा उठाने वाला नहीं है। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में 1971 से कायम इस सरकारी कॉम्प्लेक्स के मुंतजिम का दावा है कि खराबी बाहर है, अंदर सब कुछ ठीक है। परेशानी अफसरान को तो है, लेकिन ये जो है ना अपना KMC का काम है, तो यहाँ से ये कचरा हटाएं। GOR में वजीर आला हाउस के 2 दर्जन अफसरान की भी कयामगाह है। वजीर आला और वजीर बल्दियात के पर्सनल सेक्रेटरी भी यहीं रहते हैं, मगर अपने कॉम्प्लेक्स के मसाइल हल न करा सके। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची में हुकूमती कारकर्दगी से मायूस शहरी गली महलों से गंदगी और कीचड़ साफ करने के लिए खुद मैदान में आ गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद के रिहायशियों ने हैवी मशीनरी मंगवा ली। कराची में बारिश को कई रोज बीत गए, मगर गलियों और मोहल्लों से गंद और कचरा साफ ना हो सका। ऐसे में रिहायशियों ने अपनी मदद आप के तहत हैवी मशीनरी मंगवाकर इलाके की सफाई का आगाज कर दिया। हमने कोशिश की है, हम ये पूरे इलाके को जमा किया है, हमने उसमें से फंड्स जमा किए हैं, गाड़ियाँ मंगाई हैं, इंशाल्लाह काम करेंगे। मैं डॉक्टर आरिफ अलवी का स्टूडेंट, कि मेरी सर से रिक्वेस्ट है कि सर हम भी ग्राउंड पे खड़े, जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे हम तब भी खड़े थे। DMC, KMC जिसके पास भी जाते हैं तो वो बेचारे यही कहते हैं कि यार हमारे पास मशीनरी नहीं है, जो मशीनरी है वो ख़राब है। आते हैं तो कहते हैं डीजल नहीं है। तो इन चीज़ों से तंग आके कि हम उनके पास जाएं, बजाय इसके कि हमने अपनी मदद आपके तहत अपने इलाके के लोगों से हमने बात की। लोगों ने कहा ठीक है हमें खुद ही करना पड़ेगा। इंतज़ामिया इस कीचड़ को, इस मट्टी को, इस कचरे को उठाने के लिए लगता है कि उनकी जिम्मेदारियों में शामिल ही नहीं है। हुकूमती कारकर्दगी से शहरी मायूस दिखाई देते हैं। कहते हैं गली मोहल्लों की सफाई के लिए कम्युनिटी बुनियादों पर इलाका मकीनों को इकट्ठा होकर खुद आगे आना होगा, क्योंकि सरकारी इदारे तो अवाम की मदद में नाकाम हो चुके हैं। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। वेलकम बैक। बात करती हैं यौम दिफा की पुरवकार तकरीब की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शहदा और गाजियों को सलाम पेश किया, वहीं दुश्मन को भी ललकार डाला। सिपा सालार ने वाज़ेह कर दिया कि पाक फौज हर खतरे से निमटने के लिए तैयार है। दुश्मन हमारी अमन पसंदी को कमजोरी ना समझे। कश्मीर पाकिस्तान की शरक है और इस मामले में कोई एकतरफा फैसला कबूल नहीं करेंगे। 6 सितंबर 1965 का दिन हमारी तारीख का एक लाजवाल बाब है। मुमलिक पाकिस्तान और अजीम पाकिस्तानी कौम एक अलहदा इस्लामी तशख़्ख़ुस के नज़रिए की अलंबरदार है। हमारे दुश्मन इस शनाख्त को मिटाने के लिए लगातार साजों का जाल बुनते आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान और कौम ने जज्बा ईमानी से सरशार होकर इनकी हर चाल को नाकाम बनाया। मैं आपकी तवज्जो एक और चैलेंज की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ, और ये चैलेंज 5th जनरेशन या हाइब्रिड वॉर की सूरत में हम पर मुसलत की गई है। इस जंग को जीतने में भी इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब हो। हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान ने हमेशा की तरह एक गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रखा है। खास तौर पे मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म करने के गैर कानूनी इक़दाम के बाद खित्ते के अमन को एक मरतबा फिर शदीद खतरात से दोचार कर दिया है। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया था। इनके इस कौल का हर लफ्ज़ हमारे लिए अहम और ईमान का हिस्सा है। अफवाज पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत से लैस, चुकन्ना और बाखबर हैं, और इंशाल्लाह दुश्मन की किसी भी हरकत का फौरी और पूरी क़ुव्वत से जवाब देने के लिए तैयार है। अपनी कौम और दुनिया को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर हम पर जंग थोपी गई तो हम ईद का जवाब पत्थर से देंगे, जिसका मुजाहरा हमने बालाकोट के नाकाम हमले के जवाब में दिया। यौम दिफा की मुनासबत से वाने सदर समेत मुल्क भर में मुख्तलिफ तकारीब का इनकाद किया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने फौजी अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा।
यौम दिफा की मुनासिबत से ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने एजाज़ात तकसीम किए। विंग कमांडर नोमान को सितारे जुर्रत, एयर वाइस मार्शल जफर असलम और ग्रुप कैप्टन राना इलियास को सितारे बसालत दिया गया। कैप्टन जुनेद इरफान शहीद, विंग कमांडर मोहम्मद उमर शहीद, हवलदार आसिफ शहीद और सिपाही आमिर खान को बाद शहादत सितारे बसालत से नवाजा गया। कराची कोर में भी यौम दिफा की तकरीब हुई। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने एजाज़ात तकसीम किए। लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने मज़ार कायद पर हाजिरी भी दी, फातिहा ख्वानी की और आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे। जहलम में मेजर अकरम शहीद और खारिया में मेजर राजा अजीज भट्टी के मज़ार पर तकरीबात मुनक्किद की गईं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने शहीद लेफ्टिनेंट नासिर खालिद के मज़ार पर हाजिरी दी। गुजरात, गुजरांवाला, मियांवाली और खानपुर में दिफाए पाकिस्तान रैलियां निकाली गईं। जामशोरो, थरपारकर, कंदकोट और जैकबाबाद में भी शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। बलूचिस्तान के इलाके माशकेल में यौम दिफा की मुनासबत से तकारीब मुनक्किद हुई। 1965 की जंग में कब क्या हुआ, फौज और कौम का जज्बा कैसा था, ये जानने के लिए चलते हैं साथी एंकर सबा शेख की जानिब, जो कि मौजूद हैं 1965 की जंग में हिस्सा लेने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर के साथ। यौम दिफा का दिन एक ऐसा दिन जिस दिन पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी पाकिस्तानी फोर्सेस पर फ़ख्र करती है, और इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कोर कमांडर लाहौर, फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर और फॉर्मर गवर्नर सिंध लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक्स फॉर योर टाइम कि आपने हमें बात करने के लिए इस अहम दिन के मौके पर टाइम दिया। सर 6 सितंबर 1965 एक ऐसी हिस्ट्री है, एक ऐसी मेमोरी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए, जो कि कभी भी तारीख के औराक से मिटाई नहीं जा सकती। तो इस हवाले से कुछ शेयर कीजिए कि आपके क्या फीलिंग्स थे उस टाइम पर। थोड़ा सा अगर मैं आपको माजी में लेकर जाऊं, क्या थॉट्स थे? जब 65 की जंग हुई है तो हमारी फौज वेल ट्रेंड थी, राइट, और मैं कहूँगा काफ़ी हद तक वेल इक्विप्ड थी, लेकिन तादाद में बहुत कम थी हिंदुस्तान के निस्बत। हमारे टैंक जाकर दुश्मन के इलाके में दूर तक अंदर चले जाते थे, लेकिन वो ज़मीन पे बैठाने के लिए हमारे पास खेमकरन के सेक्टर फॉर एग्जांपल कमी थी इसकी। अगर आप मुझसे कहें कि पाकिस्तान की कौम पर कब आपने ऐसा महसूस किया कि हम बहुत एक जज्बा पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, तो एक तो कायद साहब की बलबला अंगेज़ क़यादत में जब आज़ाद हुए, और एक मैं कहूँगा कि 65 की जंग में पूरी कौम यकजा हो गई थी। तमाम लोगों ने अपने इख्तलाफात भुला दिए थे। तो हम मना करते थे सिविलियंस को कि आपकी हमें फ़ौज जो है वो आगे महाज पे लड़ रही है, आपकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जौक दर जौक आपके पास फ्रंट पे पहुंचने की कोशिश करते थे। फिर जब जिस ज़माने में ये कहा गया कि बहुत से जो लोग हमारे ज़ख्मी हो गए हैं उनको खून की ज़रूरत है, तो इतनी लंबी लाइनें लगती थी मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर कि वो खून देने वाले ख़त्म नहीं होते थे और हमारी जो है जो ज़रूरत थी वो पूरी हो जाती थी। पाकिस्तानी फोर्सेस के पास वो कौन सा जज्बा है कि अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स दे आर ब्रेव, दे आर पेट्रियाटिक, फील्ड में आती है, आगे बढ़ती है, लड़ती है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान की थ्योरी ये है जो इस्लाम की भी ने हमें सिखाया है, आप किसी पे गैर ज़रूरी जंगजू ना बने, ना हमले करें, लेकिन कोई आप पर हमला करे तो शीशे पलाई दीवार की तरह डट के खड़े हो जाए, चाहे तादाद में कम हो, फिक्र नहीं करें, अल्लाह मदद करेगा। दूसरी बात यह है कि कौन सी बताइए मुसलमानों के अलावा ऐसी कौम है जो कहे कि जो शहीद की मौत है वो कौम की हयात है, और जो शहीद की मौत है उसका दर्जा अल्लाह ने बहुत बुलंद रखा है। उसने कहा उनको मुर्दा ना कहो, उनके बहुत बुलंद दर्जात हैं। तो जब ये हमको पता है कि हमारी दुनिया में भी हमें इज़्ज़त मिल रही है शहादत पर, और अल्लाह के नज़र में भी हमें इज़्ज़त मिल रही है, तो हमारे पास जो जज्बा है मुसलमानों के पास वो किसी और के पास नहीं है। और यही जज्बा 65 में था। हमको अल्लाह ने मौका दिया कि हमने दोनों जंगों में 65 की भी 71 की आगे महाज पर बढ़ के हिस्सा लिया। थैंक्स फॉर योर टाइम। बहुत वेलकम। तो 6 सितंबर एक ऐसा दिन है जिस दिन हम अपनी पाकिस्तानी फ़ौज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। विफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी ग़ुलाम सरवर खान का पाक फ़ौज के शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत।
रावलपिंडी में अपने हलके के अवाम से खिताब करते हुए सियासी मुखालिफिन को भी खूब आड़े हाथों लिया। उनकी गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। इमरान खान जात के लिए निकला, पाकिस्तान की बका के लिए निकला, बेपनाह रोड़े अटकाए गए, लेकिन उसकी एक कमिटमेंट थी, मैं पाकिस्तान के दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो दुश्मन बैरूनी दुश्मन हो और चाहे वो दुश्मन अंदरूनी दुश्मन हो, जिन्होंने दोनों हाथों से मुल्क को लूटा हो, जिन्होंने इस गरीब कौम का जमहूरियत के नाम पे खून चूसा हो, और जो पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मन है, चाहे क्यों ना हिंदुस्तान हो, बड़ी से बड़ी ताकत हो, आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। आखिरी जंग इस गरीब कौम का खून चूस के बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस, दुनिया भर में महल खड़े करने वालों के नाम। ये आखिरी जंग अब हमारी महंगाई के खिलाफ, आखिरी जंग अब हमारी बेरोजगारी के खिलाफ। जिस तरह इन 2 सालों में कई जंगें जीती, ये आखिरी जंग भी जीतेंगे। इसे किसी से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये चले हुए कारतूसों से भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मौलवी फजल रहमान तो अपनी सीटें नहीं बचा सका, फारिग हो गया सियासी लिहाज से। कुछ दीगर खबरें। हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना के खिलाफ बहुत अच्छा काम किया। 73% पाकिस्तानियों ने गैलप पर राय का इजहार कर दिया। 3 सूबों से 2 साल की कारकर्दगी पर मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। पाकिस्तान में मसाइल और हुकूमत की कारकर्दगी पर गैलप का ताज़ा सर्वे आ गया। 43% लोगों ने मईशत को सबसे बड़ा कौमी मसला करार दे दिया। 25% लोग करप्शन को दूसरा बड़ा मसला समझते हैं। 23% का ख्याल है कि कोरोना वबा अहम मसला है, जबकि 4% कुछ नहीं जानते। सर्वे कहता है कि कोरोना वबा के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को 73% आवाम में भरपूर पजीराई मिली है। सबसे ज़्यादा मुस्बत रद्द-ए-अमल 68% सूबा खैबर पख्तूनख्वा से सामने आया। पंजाब में 58%, सिंध में 42% और बलूचिस्तान में 40% ने हुकूमती कारकर्दगी को सराहा है। तहरीक इंसाफ के वज़ीर-ए-आज़म के लिए 2 साल कारकर्दगी पर 3 सूबों से मुस्बत इशारे मिले हैं, जबकि सिंध में PTI हुकूमत के लिए 7% राय मनफी आई है। उर्दू अदब, सदाकारी और ड्रामा निगारी में अशफाक अहमद मरहूम को मुनफरिद मकाम हासिल है। अपनी हमाजह शख्सियत की बदौलत वो जहान फ़ानी से रुखसत होने के 16 साल बाद भी करोड़ों दिलों में जिंदा हैं। और अब खबर है तुर्क ड्रामा एतुरुल गाजी के मरकजी किरदार एंजन अल्तान के मद्दाहों के लिए, जो कि जल्द पाकिस्तान में अपने मद्दाहों के दरमियान होंगे। बुलेटिन से इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।